तुम्हारा इमेजेस वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है। सो इमेज कॉल कराने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो रहता है अपना IMG SRC। तो जाइए यहाँ पर और यहाँ पर डिफाइन करेंगे टेक्स्ट एरिया टैग में IMG टैग। तो हमारे पास देखो कोई इमेज का फोल्डर होना चाहिए और इसके पास काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लिक इमेजेस स्लैश, जो भी आप इमेज इसके ऊपर असाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे। ELT टेक्स्ट में हम यहाँ लिख देते हैं फ्लावर इमेज, ठीक है। और इसको आपने प्रीव्यू कर लेना है। ठीक है, फाइल सेव एज अपनी। ओपन विद लाइव सर्वर, इस तरह से। तो ये लाइन जो है आपने अपनी कॉपी कर लेनी है और इधर आपने अपने इमेज वाली फाइल में लाके ऐड करानी है। इसमें जाके हम लोग इसको सेव एज करके ऐड करा देंगे। तो फाइल को अपना सेव एज कर लीजिएगा और इसको आप यहाँ से जाके नेम दे देंगे ट्राई HTML इमेजेस और यहाँ पर इसको सेव कर दो। फ्लावर वाली इमेज थी ना ये हमने URL यहाँ पर किया कॉपी पेस्ट और यहाँ लिख देते हैं H2 टैग HTML इमेजेस। फाइल का URL कॉपी करिएगा और उठा के यहाँ पर लगा देना है इसमें। फाइल ब्राउज़र में ऑलरेडी ओपन है तो रिफ़्रेश करिए, क्लिक करिए, आपका इमेज इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब हम लोग इमेज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ गई फाइल हमारी, इसको ओपन कर लो। तो इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, जैसे कि विड्थ और क्या होता है हमारे पास हाइट। तो इमेज के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली हमारा काम एक ही एट्रीब्यूट से चल जाता है। वैसे तो अभी हमने दोनों कुछ भी नहीं डिफाइन किया, तो जो डिफ़ॉल्ट उसकी हाइट विड्थ होगी वो आपकी कॉल हो जाएगी, जो कि फुल HD हमारा डिस्प्ले हो रहा है। मान लो आपने लिखा 800 विड्थ, तो हाइट आप देखेंगे कि उसी रेशियो में ऑटोमेटिकली लेस हो गई होगी, हो गया ना लेस। बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। होगा क्या कि मान लो कि ये तो कंप्यूटर से चल रहा है तो इसका कोई लोड नहीं है। अब वेबसाइट आपकी लाइव है, अगर वेबसाइट लाइव होगी तो हो सकता है ये इमेज थोड़ा लेट खुली, नेट स्लो हुआ, तो क्या होगा कि जितनी देर के लिए इमेज नहीं दिखाई देगी इसकी जगह पर इसके नीचे वाला कंटेंट आ जाएगा और जैसे ही इमेज लोड होगी झटके से फिर आपका कंटेंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करेगा। तो यानी कि जितनी जगह पर इमेज ने आना है उतनी जगह को आप पहले से खाली रखो, ताकि ऐसा ना हो कि यूज़र का जब इमेज लोड हो तो एकदम से स्क्रीन पूरी हिल जाए। समझ गए ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेशियो, जो भी साइज़ की आप इमेज लेके चल रहे हो उसी रेशियो में आपको हाइट को भी लेके चलना है। जनरली हम लोग इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाके लिखेंगे हाइट। अब यहाँ पर जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे इस तरह से और यहाँ पर अपना पॉइंटर लेके आओगे, तो हमारा क्या लिखा रहा है, इमेज की विड्थ 800, तो उस रेशियो में हाइट जो बनी वो है 500 पिक्सल्स। नहीं तो तुम फोटोशॉप चलाओगे, फोटोशॉप में जाकर आप 800 लिखोगे तब जाकर आपको पता चलेगा। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके पता लगा लेंगे कि कितनी हाइट हमें चाहिए। तो हमारी हाइट कितनी रिसीव हुई, निकालने का तरीका समझ आया। इमेज पर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा इसका। तो चलो ये पार्ट हम लोगों ने सीख लिया इसके अंदर। इस फाइल को करेंगे क्लोज, इसका लिंक हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल बनाएंगे। और इसको भी जाके आप डिफाइन कर दो।
तो कोई डिफरेंट इमेज आपने ट्राई करना है तो यहाँ से हम लोग गूगल का इमेज ट्राई कर लेते हैं। हमें क्या लिखा है पता कि गूगल इमेज, और यहाँ पर हम लोग इसको नेम दे देंगे गूगल, और ये पार्ट अपना सेट हो गया। तो यहाँ ये इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, सेव एज गूगल, और यहाँ जाके क्या लिख देंगे, गूगल डॉट, अभी डिफ़ॉल्ट इमेज ले आओ, फाइल को किया कंट्रोल एस, इसको करेंगे यहाँ से क्लोज, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल का इमेज यहाँ पर लोड हो रहा है। इसका मैं विड्थ हाइट नहीं पता कितना है क्या है, तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट पर जाके यहाँ से अपना पॉइंटर रखें, कितना आ रहा है 272/92। ALT में लिखिएगा गूगल इमेज, तो इस तरह से बेसिकली ये पार्ट आपका इमेज का जो होता है इसमें वर्क कर जाता है। तो पॉइंट ये आता है कि हम लोग कौन कौन से एक्सटेंशन इमेजेस के यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो देखो गिफ, जिसको हम लोग GIF बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग टेक्निकली साउंड करते हैं गिफ के नाम से, ठीक है। गिफ यूज़ होगा, PNG यूज़ होगा, JPG यूज़ होगा इसके अंदर, और एक और जो आजकल लेटेस्ट चला है वो है वेब पिक्चर, ठीक है। जब आप नेट से कोई ग्राफिक्स जब सीख रहे हो तो आप जब कोई फाइल डाउनलोड करते हो, इंटरनेट फाइल डाउनलोड हो जाती है, तो वो आपकी होती है वेब पिक्चर फाइल, काफ़ी फास्ट है। और जैसे JPG क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करता है ना, बट लाइट वेट होता है कंपैरेटिवली PNG। अब वेबसाइट के अंदर अगर आप PNG बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो भी आपकी वेबसाइट स्लो डाउन हो जाएगी। JPG लगाओगे तो उससे आपको हर जगह पर्पस सॉल्व नहीं हो, कहीं पर आपको ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो वेब पिक्चर के साथ बेनिफिट क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी प्लस नॉन ट्रांसपेरेंसी दोनों को हाई क्वालिटी में सपोर्ट करता है विद लोअर फाइल साइज़। यानी कि अगर मैं इसका छोटा सा आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाऊँ कि अगर आपके पास कोई 1 MB की पिक्चर है और आप उसको वेब पिक्चर बना दो तो काफ़ी लाइट हो जाएगी ऑटोमेटिक। कैसे, तो जैसे ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेबसाइट चला लेते हैं फोटोपी के नाम से। अब यहाँ पर जैसे हमारा जो फोल्डर है ये है ना अपना आज की डेट में, तो हम लोग अपनी फ्लावर वाली इमेज ले लेते हैं, और उसका ज़रा साइज़ देखो कितना है। इसका साइज़ है अप्रॉक्स 154। कोई देखो इसमें जिसका फाइल साइज़ ज़्यादा हो, चलो इसी को ले लेते हैं। इसका साइज़ 154 समथिंग हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है। हम इस फाइल को यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब यही फाइल हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वेब पिक्चर एक्सटेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पर 154 का कितना रह गया, 80% क्वालिटी पर 51। तो अगर आप इसका ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाओगे तो ये फाइल साइज़ देखो आपका ये बढ़ा देगा। तो 80% क्वालिटी पर या 90% क्वालिटी पर हमारा साइज़ में कितना चेंजेस आ रहा है वो देखो आप, 107, 85% किया हमने। तो आप देख रहे हो इमेज में कोई लॉस नहीं आ रहा अभी तक। इमेज में लॉस आएगा तो आप बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी पर जाओगे, देख रहे हो। तो 50% क्वालिटी भी अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो भी हमारी इमेज में किसी तरह कोई लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। अब आप देखो 50 से जैसे 60 करो, 70 करो, 80 करो, 90 करो, कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हम बड़े आराम से अपनी ग्राफिक को 50 तक लेके जा सकते हैं डाउन करते हुए, कोई लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके अंदर। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही नीचे जाओगे, जैसे कि भाई आप अब इससे नीचे चलोगे तो ये धीरे धीरे ख़राब होनी स्टार्ट हो रही, देखो ख़राब होने लग रही ना। तो 50% क्वालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 50% पर मेरा जो फाइल का साइज़ है वो मात्र 29.4 KB रह गया, और इमेज में किसी तरह का लॉस भी हमें नहीं मिल रहा है देखने के लिए। तो ये इमेज को ऑप्टिमाइज करने का सबसे बेहतरीन फाइल एक्सटेंशन है वेब पिक्चर, इसको हम लोग WEBP बोलते हैं। तो P स्टैंड फॉर पिक्चर। तो बल्क में हम लोग यहाँ से ला के बाद में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। अभी के लिए आप बिंदास PNG जिसमें भी काम करना है करो, और 1 गो में एक साथ बल्क में कन्वर्ट करके इसको चेंज कर देंगे। चलिए, तो ये सब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। HR H2 421 हो रहे हैं ना, HTML images syntax। The HTML IMG
या एलिमेंट एम्परसेंट LT एंड एम्परसेंट GT. Tag is used to embed an image in a web page. Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to web page, which means मान लीजिए कि आपने अपने फोल्डर के अंदर HTML फाइल और इमेजेस का फोल्डर रखा हुआ है, बट बाय मिस्टेक आप इमेज का फोल्डर कैरी करना भूल जाते हो, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट से इमेजेस मिसिंग हो जाएंगी. जैसे होता है ना इलस्ट्रेटर, जब हमने पहली बार चलाया होगा तो क्या होता है कि आप फाइल बनाते हो, आपकी इमेज नहीं आती, और जब आप फाइल को ओपन करते हो वहाँ पर क्रॉस में लाइन आती है इस तरह से, मतलब कि इमेज एम्बेड नहीं हुई सही से. और अगर हम लोग एम्बेड कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे फाइल के साथ आप इमेज अब कैरी करो या ना करो, जब भी आप फाइल खोलोगे इमेज आपको उसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी. तो इलस्ट्रेटर में स्टार्टिंग में 1 से 2 क्लास में स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं इमेज एम्बेड ना करने का. वो इमेज कॉल करते हैं, अगर इस कंप्यूटर में काम करें तो चल रहा होगा, फाइल को कॉपी करके ले जाएंगे कहीं और तो इमेज गायब हो जाएगी उसके अंदर से, क्योंकि वहाँ पर एम्बेडिंग नहीं होती है. सिमिलरली जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो अपने, जैसे हम लोग डेट के नाम से फोल्डर बना रहे हैं ना अभी के लिए, जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करो तो क्लाइंट का नेम आ जाएगा, लाइक एपटेक हो गया फॉर एग्जांपल. अब इसके अंदर CSS JS जो भी आपकी फाइल्स होंगी वो फोल्डर बन जाएंगे. सारी फाइल्स आपकी यहाँ पर रहेंगी HTML की, इमेजेस आपकी यहाँ पर होंगी, ऑडियो या वीडियो अगर होंगे तो वो भी आपके यहाँ पर फोल्डर बना के अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं. बट ध्यान वही रखना होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो हम लोग कोड में लेके आते हैं, टेक्स्ट तो आपका एम्बेड हो जाता है ना, क्योंकि वो तो कोड के अंदर ही लिखा जा रहा है. बट इमेज आप एक्सटर्नली इंसर्ट करते हो या वीडियो आप एक्सटर्नली इंसर्ट कर रहे हो, तो अगर आपका रूट फोल्डर मिसिंग हो गया कंटेंट का, यानी कि एसेट्स का, तो आपका वेबसाइट पर कंटेंट प्ले नहीं होगा, ना ही इमेज आपके डिस्प्ले होंगी. ठीक है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो अपनी फाइल मुझे दिखाने लाते हैं तो इमेज का फोल्डर घर ही छोड़ाते हैं, वो सिर्फ फाइल रख लेते हैं उठा के. अब कोड तो चल जाता है, इमेज अंदर की दिखती नहीं है. क्यों नहीं दिख रही? कि हमने पूरा फोल्डर ना उठा के पर्टिकुलर फाइल को कॉपी कर लिया. जैसे एग्जांपल के तौर पर आज एक स्टूडेंट ने क्या किया दिखाता हूँ. 12 to 130. ये देखो, अब इस बच्चे ने मेरे को ये फाइल भेज दी उठा के कोडिंग की. अब इसके अंदर ये आप देख रहे हो, ये जो इमेज है, इस इमेज के साथ बहुत सारी और छोटी छोटी इमेजेस भी हैं. ये उसने पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट, बट क्या करा कि मेरे को इमेजेस अलग से नहीं भेजे, तो मेरे पास इमेजेस तो खुले नहीं. तो खुलेंगे कैसे? क्योंकि जब आपने मुझे भेजे नहीं तो खुलेंगे नहीं इसके अंदर. तो ये खाली कोड आ गया. जबकि अगर हम लोग कोड को ध्यान से देखें तो कोड के अंदर हर जगह पर आप देखो इमेजेस लगी हुई है, बट मेरे पास तो नहीं चलेंगी ना, क्योंकि आपने इमेज का फोल्डर तो दिया नहीं मुझे. तो बेसिकली बच्चे का डाउट ये था कि सर ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमें कोड से अचीव करना हो तो कैसे बनेगा. उसको चैलेंज आ रहा था टेबल के अंदर ऐसा कुछ बनाने में. तो फिर हमने इसको ये बना के दिखाया था इसकी हेल्प से कि भाई ये पार्ट आप कैसे बना सकते हो. तो देखो ये मैंने इसको बना के दिखाया था, पूरा दिखाई दे रहा है सेम वैसे स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर इमेज कॉल हो जाएगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें. तो ये क्या टेबल है ना, ये सारी टेबल की कोडिंग हो रखी है. कॉल स्पैन, रो स्पैन पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगे वो चीज़ें. तो चलो ये पार्ट हम लोग सब सीख गए हैं इमेज वाला. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर कि इमेजेस आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू अ वेब पेज, इमेजेस आर लिंक्ड टू वेब पेजेस. इमेज आपकी लिंक्ड होती है, इंसर्ट नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट, द IMG टैग या एलिमेंट creates a holding space for the reference image. The image tag is empty. It contains attributes only and
does not have a closing tag. तो आपने नोटिस किया होगा जहाँ भी हमने इमेज को कॉल किया है वहाँ पर हमने इमेज को कॉल नहीं किया है, डायरेक्ट आपका इमेज आया और इस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है क्लोजिंग टैग. The image tag has two required attributes जिसको आपने अवॉइड नहीं करना है. वन इज SRC, सेकेंड इज ALT. ये दो चीज़ें आप लगाना ना भूलें. अगर इमेज पूरा डाल दिया, ALT नहीं लगाया, तो उस इमेज का SEO पर्सन SEO नहीं कर पाएगा. ठीक है, क्योंकि वेबसाइट बनाई, अगर इमेज रैंक ही नहीं की गूगल के अंदर, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का, है ना. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे UL टैग, UL में LI. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, SRC. SRC स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द इमेज एंड सेकेंड वन इज ALT, स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टैग्स फॉर द इमेज. ठीक है, तो LI को अपना यहाँ पर क्लोज कर लेंगे इस तरह से. तो इसका जो हमारा सिंटेक्स बनता है वो कुछ ऐसा होता है. alternate text and URL of your image. ठीक है जी. तो यहाँ पर आप अपना इमेज का URL पास करोगे, यहाँ पर आप अपनी इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट जो कि आप HTML में मेंशन करना चाहते हैं वो अपना डिफाइन कर लेंगे इसके अंदर. नेक्स्ट HR H2 the source attribute. The required source attribute specifies the path URL to the image. Note: when a web page loads, it is the browser at that moment that gets the image from a web server and insert it into the page. Therefore, make sure that the image actually stays in the same spot in relation to the web page. Otherwise, your visitor will get a broken link icon. The broken link icon and the ALT text are shown if the browser cannot find the image. तो
तो डॉक्यूमेंट के रिलेशन की बात की हो रही, मतलब कि अगर जो हमारा प्रोजेक्ट है कंपनी का जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसी में आपकी फाइल्स और आपकी इमेजेस एक साथ होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पर पाथ इस तरह से लिखा हुआ है उस केस में। बट एसआरसी जो एट्रीब्यूट होता है वो कंप्लीट यूआरएल को भी अपने अंदर कॉल करा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग इमेजेस से ही इमेज को पास करें, मैं किसी लाइव वेबसाइट का लिंक भी दे सकता हूँ। बट उसमें डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं जहाँ से आप लिंक लेके लगा रहे हो इमेज का, कल को पता चलो वेबसाइट बंद हो गई या उसने उस इमेज को डिलीट कर दिया, तो आपकी वेबसाइट से भी इमेज क्या होगा, डिलीट हो जाएगी। ऐसा ना हो उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि आपकी इमेज आपके यूआरएल पर ही, यानी कि रूट पर ही अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल समझो, हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में मान लो कि हमारे पास एक कैमरा प्रोडक्ट है, इस कैमरा प्रोडक्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब हमें तो यही लगेगा ना कि बीइंग जो भी जितना भी तक हम लोगों ने सीखा है कि ये इमेज जो है वो इसके फोल्डर में रखी होगी। बट फ्लिपकार्ट के केस में जब मैं राइट क्लिक करके इस इमेज को ओपन करता हूँ, कई बार ये ड्रामा करता है, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें ये इमेज मिल गया, इसके अंदर कितना अंदर डाल दिया, ये देखो हमने इमेज ओपन करा फ्लिपकार्ट से, है ना। अब जरा ये डोमेन नेम देखना, क्या फ्लिपकार्ट का ही है किसी और का है? कुछ डिफरेंट आ रहा है ना। तुमको समझ में आ रहा है? तो भले से इन्होंने फ्लिपकार्ट ने अपने डोमेन के रूट पर नहीं रखा हुआ इमेज को, इन्होंने क्या करा, इमेजेस के लिए एक अलग से डोमेन खरीदा है स्पेसिफिक, वहाँ पर रखा है, लेकिन ये भी नहीं कही है फिक्स कार्ट के नाम से। ऐसा क्यों किया? देखो सीधी सी बात है, जहाँ से वेबसाइट चलती है, जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, तो इसको आप इमेजिन करो दिस इज़ अ सर्वर। अब एक ही कंप्यूटर पे अगर सारा लोड आप डाल दोगे कि भाई उसी जगह से आपका फ्लिपकार्ट जब भी कोई प्रोडक्ट दिखाता है तो उसकी फोटोग्राफ भी होती है, उसकी वीडियो भी होती है ना। अब सब कुछ अगर एक ही कंप्यूटर पर लोड होगा तो क्या होगा, आपका जो प्रोसेसिंग होगा स्लो हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, अपने लोड को बैलेंस करने के लिए 3 अलग अलग सर्वर बना रखे हैं। एक सर्वर जिसपे सिर्फ कोड चलता है, एक सर्वर जिससे सिर्फ इमेजेस आती हैं, एक सर्वर जिससे सिर्फ इनका वीडियोस आते हैं। सब अलग अलग जगह से लाके एक जगह पर कंपाइल हो जाते हैं। ऐसा समझो कि भाई ये रूम है, इस रूम में आने का एक ही दरवाज़ा है। चाहे आप सारे लोग एक साथ वन गो में आ सकते हो, क्यू बना के तो आ सकते हो, लेकिन एक साथ तो नहीं आ सकते। बट क्या हो कि अगर मैं 3 एंट्री पॉइंट बना दूँ इसके, कि भाई बंदा यहाँ से भी आ सकता है, बीच में से आ सकता है, स्टार्टिंग से भी आ सकता है, तो एफिशिएंटली एक साथ एक बार में एट द सेम टाइम 3 लोग एंटर करेंगे। तो यानी कि क्या हुआ, रूम के अंदर एंट्री जो है वो आसान हो गई, है ना। तो वही सेम क्या करते हैं, वेबसाइट से हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो लोड को सही से बैलेंसिंग करते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई एक ही होस्टिंग खरीदेंगे, उसी में अपना इमेज भी रख लेंगे, वीडियो भी रख लेंगे, कोड भी रख लेंगे, उसके बाद कहेंगे वेबसाइट स्लो चल रही है। तो स्लो क्यों चल रही है? क्योंकि आपने सब कुछ एक ही जगह पर लोड डाल दिया, है ना। तो अगर वो अलग अलग जगह से लोड आएगा तो क्या होगा, एक जगह पर आकर सम्मिल हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी वेबसाइट कब खुली, कब विजिटर उसके ऊपर एक्टिव भी हो गया। और जैसे नॉर्मल हमारे इस ब्राउज़र में तो क्या होता है, टेम्प स्टोर रहते हैं, तो हमारी वेबसाइट जल्दी खुल जाती है। बट अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें एक इनकॉग्निटो के अंदर, इनकॉग्निटो सेशन तो स्टोर होता नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री तो होती नहीं। अगर मैं कंट्रोल एच दबाऊंगा तो क्या लिखा रहा है, साइट्स यू विजिट आर नॉट सेव्ड इन इनकॉग्निटो। अब मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट को ज़रा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या ऐसा लग रहा है कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खुली? ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ओपन रखी हुई थी, यहाँ पर इंस्टेंट खुल गई। ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि भाई इमेज कहीं और से आई, कोड कहीं और से आया, और जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी थी वो कहीं और से आ गई अपनी। सारी चीज़ आके एक जगह जुड़ी और आउटपुट बन के तैयार हो गया हमारा, है ना। तो हम भी अपनी वेबसाइट में चाहे तो जैसे फास्टैग की घड़ी देख रहे हैं यहाँ पर, इसका हम लोग फ़ोटो लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि कल को फ्लिपकार्ट का अगर ये फास्टैग का प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होता है तो ये इमेज मेरे वेबसाइट से भी गायब हो जाएगी। लगा सकते हैं बट ये रिकमेंडेड नहीं जब तक प्रॉपर्टी आपकी अपनी खुद की ना हो, जहाँ से ले रहे हो और जहाँ लगा रहे हो, है ना। नहीं तो रिस्क वाला काम हो जाएगा। तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं। प्रेस करेंगे F12 और यहाँ से हम इस पे जाएंगे और क्लिक करके रखो। अब ये हमारी घड़ी की फ़ोटोग्राफ आ गई इसकी। थोड़ी सी इसकी एक बड़ी इमेज ढूंढ लो, तो बड़ी वाली फ़ोटोग्राफ यहाँ रखी हुई है। अपन ने यहाँ से क्या करना है, सीधे इसका लिंक यहाँ से उठाना है
कॉपी करना है, बंद कर देते हैं इसको और VS कोड में ला के हम इसको लगा लेंगे। ज़रा चेक करके देखो वेबसाइट, आ गया ना फोटोग्राफ? कहाँ से आ रहा है? फ्लिपकार्ट से आ रहा है। अब मान लो मैं नेट का तार निकाल दूँ तो क्या ये फ़ोटोग्राफ आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, एक तो ये फॉल्ट हो गया इसके अंदर। लाइव चल रही है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास ट्रैफिक बहुत अच्छा आ रहा है, अचानक से फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होता है, उसने अपना प्रोडक्ट बंद कर दिया, तो ये फ़ोटो तुम्हारी वेबसाइट में से भी उसी वक्त गायब हो जाएगी जैसे कोई यूज़र इसके साथ इंगेज होगा। तो लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा कभी भी लगाना नहीं है जब तक कि प्रॉपर्टी अपनी ना हो, लेने वाली भी और लगाने वाली भी, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए रिकमेंडेड क्या होता है कि प्रोजेक्ट और उसके साथ में इमेजेस का फोल्डर हमेशा साथ में होना चाहिए। अब मान लीजिए कि भाई ये जो इमेज है, या मैं यहाँ पर अपनी खुद की लोकल इमेज एक लगा लेता हूँ, इमेजेस स्लैश लाइक IMG10, और मैंने इसको नेम दे दिया image10। सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपकी इमेज नीचे आपको दिखाई दे जाएगी। बट मान लो कि आपकी इमेज का लिंक गड़बड़ हो गया, फोल्डर भूल गए, या आपने फाइल का नेम गलत लिख दिया, उस केस में क्या होगा? ब्रोकन लिंक आपको दिख रहा है नीचे, और क्या लिखा रहा है उसका, जो हमने ALT लिखा। तो यानी कि जब भी आपकी इमेज मिसिंग होगी तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा था? ब्रोकन लिंक आइकन एंड द ALT टेक्स्ट आर शोन इफ द ब्राउजर कैन नॉट फाइंड द इमेज। अगर नहीं मिलेगा तो इमेज का सिंबल आएगा, ब्रोकन, टूटा हुआ आ रहा है बीच में से, और यहाँ से इमेज का जो हमने ALT लगाया होगा वो आपको रिटर्न आएगा। तो ये तभी आता है जब आपका लिंक नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि भाई आपका फाइल का नेम गलत है, या फोल्डर में से इमेज गायब हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है, टैग प्रॉपर स्टार्ट क्लोज नहीं हुआ आपका, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाइए, यहाँ से हम लोग ये टैग अपना कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे जानबूझ के एरर बनाने के लिए, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आउटपुट ऑफ अबव कोड। कहाँ लिखा था हमने? कहीं लिखा था ना, ये रहा। इसको कॉपी, इसके बाद पेस्ट। अब इसको प्ले करके देखेंगे। सेव करेंगे इसको। अपनी इस फाइल का नेम क्या है? HTML इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने S लगा दिया ताकि फाइल के नेम में एक एरर बन जाए। अब आप इस फाइल को यहाँ पर लाके चेक करेंगे। तो मैं गूगल भी रख सकता हूँ, कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल को क्या कर देता हूँ? गूगल्स कर देता हूँ। ठीक है, और इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे गूगल्स के नाम से। और पहले ये गूगल वाली फाइल ओपन कर लो, ऐसे करके। ये हमने ओपन कर लिया, अब गूगल्स कर दो। और इस फाइल को सेव एज करेंगे गूगल्स, और यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे इसमें गूगल्स, गूगल इमेज। अब आपको एरर देखने के लिए यहाँ पर लाइव मिल जाएगा, आ रहा है ना? तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो ये था आपका पार्ट यहाँ पर SRC एट्रीब्यूट से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम लोग ALT एट्रीब्यूट की। ALT एट्रीब्यूट
the required ALT attribute provides an alternate text for an image if the user for some reason cannot view it because of slow connection, an error in the SRC attribute, or if the user uses a screen reader. तो इन सभी सिनेरियो में आपका ALT एट्रीब्यूट हेल्पफुल होगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट है हाइपर PHP, हम यहाँ पर आते हैं, साइन अप पर क्लिक करते हैं। अभी देखते हैं अगर इसका एरर सॉल्व हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनका सिक्योरिटी इमेज जो वो ब्रोकन आ रहा है। ये पिछले 3 से 4 महीने से इनका ब्रोकन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड होता है जिसको हम लोग यहाँ लिखते थे और उसके बाद हम लोग रजिस्टर कर जाते थे। और ये इमेज जो इनकी आती है डायनामिकली आती है, यानी कि हर बार जितनी बार भी आप फाइल को रिफ़्रेश करेंगे आपको एक नया सिक्योरिटी कोड मिलेगा, कैप्चा कोड जो हम लोग बोलते हैं वो चीज़। अब यहाँ पर इनकी वेबसाइट आप देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी हम लोग नीचे कॉम्बिनेशन लिखे हुए देख रहे हैं, ये इस तरह से 5 कॉम्बिनेशन में 6 कॉम्बिनेशन में इनके कैप्चा कोड आते थे, बट अब ये गायब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या मिसिंग है इसमें, ALT। अब विजिटर को तो पता ही नहीं ना कि यहाँ से गायब क्या हुआ है, लेकिन अगर वो टेबल में इधर देखता है तो पता चलता है कि सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर आता है वो गायब है इसके अंदर। बट क्या होता है कि अगर यहाँ पर ALT लगा होता तो लिखा आता है इमेज मिसिंग और साथ में ALT, यानी कि जो भी आपका नेम होगा सिक्योरिटी कोड या जो भी आपने डाला होगा कैप्चा कोड, वो नेम आपको रिटर्न आ जाता। तो एक लाइव डेमो मिल गया मैं देखने के लिए कि क्यों लगाना चाहिए हमें ALT। चलो यहाँ आते हैं, द वैल्यू of the ALT means alternate text attribute should describe the image, कि आपकी इमेज एक्चुअल में है क्या, है किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो जैसे एग्जांपल, और यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे अपना जैसे कि ये, मैं इसकी फाइल नहीं बनाऊंगा क्योंकि ALT हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बस खाली मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रख देता हूँ नीचे। बात करेंगे यहाँ पर, इफ़ अ ब्राउज़र कैन नॉट फाइंड एन इमेज it will display the value of the ALT attribute। ठीक है, तो आपको ALT एट्रीब्यूट की वैल्यू रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास लगाएंगे मार्क और बोल्ड टैग का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे टिप और यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हमने जब EM टैग पढ़ा था तो हमने एक स्क्रीन रीडर का जिक्र किया था। स्क्रीन रीडर यानी कि जो डिस्प्ले पर इंफॉर्मेशन है उसको एक जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनको पढ़ के बताए। सो ऐसे सिनेरियो में अगर आपका ALT लगा होगा और ALT आपका वेल डिस्क्राइब होगा तो वो आपके जो विजिटर जो देख नहीं सकते वो उनको रीडर में सुन सकते हैं कि भाई आपका क्या इमेज वो अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे स्क्रीन रीडर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
that reads the HTML code and allows the user to listen to the content. Screen readers are useful for people who are visually impaired और लर्निंग डिसेबल्ड. ठीक है. सो जो फिजिकली चैलेंज अपने लोग हैं वो लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे उस केस में. तो जैसे देखते हो विंडो में कई बार आपसे गलत कमांड दब जाती है तो वहाँ पर क्या आता है, विंडो नरेटर, तो वो बोल के बताने लग जाता है हर चीज़. या आपके सेलफोन में एक फीचर देखते हैं एक्सेसिबिलिटी टॉक बैक, तो कई बार आपसे वो ऑन हो जाता है तो आपका जो भी टच करते हो उस चीज़ को बोलने लग जाता है वो उस चीज़ को. सो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो डेवलप किया था वो सैमसंग ने किया था कि भाई दुनिया भर में लोग अगर फ़ोन का यूज़र बनाना है तो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा करोड़ों में नंबर आता है जो लोग देख नहीं सकते. ठीक है. जिनके लिए स्कूल्स बने उस तरह के, या लोग जो बोल नहीं सकते उन लोगों के लिए. तो सैमसंग ने क्या करा, बहुत पहले उससे मतलब बात करें अगर 15 साल पहले उन्होंने टॉक बैक की फैसिलिटी डेवलप कर ली थी एक्सेसिबिलिटी के अंदर, कि भाई जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे वो वहाँ पर उस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है. अभी तो उन्होंने अंधे लोगों के लिए भी और गूंगे लोगों के लिए भी फैसिलिटी बना डाली है. यानी कि आप बस फील करो और वो सामने वाले बंदे के पास बोल के जाएगा. जैसे मान लो कि मुझे आप तक अपनी कोई बात कहनी है तो मेरे पास वो सैमसंग ने अपना एक कुछ गैजेट लॉन्च किया है जो सेलफोन में अपना लग जाता है और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और मेरे जो भी एक्सप्रेशन है इमोशन है मैं बोल के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ये देखो कुछ चीज़ें जैसा आप लोग देखते हो कि अगर मान लो यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा हुआ है, शायद वो मैसेज आपको उतना अच्छे से कनेक्ट ना करे जितना अच्छे से वो सामने से बोल के कोई कनेक्ट कराए आपको, है ना. तो देखते हो आज के डेट में क्या होता है जब हम लोग कोई टॉपिक लिखते हैं, या जैसे आपने देखा होगा ग्रामरली का एक्सटेंशन आता है, जब आप उसको इंस्टॉल करें जनरली हम लोग उसको डालते हैं ग्रामर चेक करने भी कहीं ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, लेकिन वो आपका ये बताता है कि आपकी उस टेक्स्ट के थ्रू अप्रोच क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, प्रोफेशनल है, कैजुअल है, फ्रेंडली है, किस तरह की है. समझ रहे हो ना. तो जैसे एक ही बात को कहने के 10 तरीके होते हैं. एक चीज़ की भी मैं आपको बोलूँ ये काम करना है, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा. मैं बोलूँ दूसरे टोन में गुस्से में तो मतलब बदल गए ना. तो वही चीज़ है कि एक बात को कहने के पीछे बहुत बड़ा एक इमोशन रोल आप जो होता है आपका वो वर्क करता है. तो किस चीज़ को किस तरह से कहा जा रहा है. जैसे एक छोटा बच्चा घर में होता है, जिद्दी होता है, उसको क्या चाहिए भाई, चॉकलेट चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर. अब आप उसको चॉकलेट दे के शांत कर दोगे ठीक है, तो उसको ये पता है कि भाई मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगी. अगर आप उसको ट्रीट देना चाहते हो कि भाई खाना भी खाना बहुत ज़रूरी है, अगर चॉकलेट खानी है तो उससे अगर आप उसको मनाने की कोशिश वो नहीं मानेगा तो आप उसको दूसरे तरीके से प्ले करो. भाई अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो पहले खाना ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है. या फिर वो हो सकता है इस तरह से ना माने तो उसको आप बोलो मुझे नहीं लगता तुमसे खाना ख़त्म हो पाएगा और तुम्हें आज चॉकलेट मिलेगी. तो बच्चा उस ट्रीट के चक्कर में खाना स्टार्ट करेगा. तो हर तरह का बंदा है जो अलग तरीके से समझता है. जैसे मैं तुमसे कहूँ भाई तुमसे नहीं हो पाएगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग तो तुम्हारी ईगो पर आ जाएगा, भाई कैसे नहीं हो पाएगा, कैसे बोल दिया मुझे. समझ रहे हो ना. तो हर कोई बंदा अलग अलग तरीके से एक्टिव होता है, इसका दूसरा जो पार्ट होता है. चलो, तो ALT के हमें 2 इंपॉर्टेंट रोल समझ में आए. एक SEO के पॉइंट से बहुत हेल्पफुल है, दूसरा लिंक ब्रेक हो गया तो उस कंडीशन में फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल होगा, तीसरा फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं वो ALT की हेल्प से इमेज को डिस्क्रिप्ट कर पाएंगे कि क्या उसमें कहा गया है उस इमेज के अंदर, है ना. तो ये जो बेसिकली देख नहीं सकते उनके लिए लिसनिंग एक्सपीरियंस हमें मिलेगा इसके थ्रू. तो आज के लिए इतना रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. और इमेज का टॉपिक एक क्लास आपका और चलेगा और फिर हमारा इमेज कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम लोग सीखेंगे वेबसाइट के अंदर इस तरह की चीज़ें लगाना. जैसा आप देखते हो ये आइकन आते हैं पर जैसे टैब के ऊपर गूगल का आइकन आ रहा है, हमारे में नहीं आ रहा, तो ये आइकन लगाना हम लोग सीख जाएंगे कैसे आइकन्स वगैरह बन जाते हैं. तो इससे आसान HTML हो नहीं पाएगा. हाँ, ये सबसे आसान वर्जन वाला HTML देख रहे हो.
और सबसे बड़ी चीज़ कि कल को कभी खोल के पढ़ने का मन हो, एक एक करके फाइल खोलोगे, सारे एग्जांपल आपको उसी में वर्क करते चले जाएंगे। तो भूलने वाला कुछ है नहीं, वीडियो भी अवेलेबल है, फाइल्स भी अवेलेबल है, बढ़िया से सीखो मन लगा के और हैवी डेवलपर बन जाओ।